गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईडूशाला में। हम लोग इस वीडियो में घटना चक्र का सामान्य ज्ञान, संक्षिप्त सामान्य ज्ञान जो अभी लेटेस्ट मार्केट में आया है उसका डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन कवर किया हुआ है। मेन जो पॉइंट हैं एग्जाम के व्यू से कंप्लीट इसमें किए गए हैं। और इसमें हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का डिस्कशन करेंगे और इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तो इसमें विश्व का इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, खेल खिलाड़ी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय इतिहास, कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान और विविध है। तो ये सभी इसमें कवर किया गया है। ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं होती हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसमें मेन पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। इसमें सबसे पहले देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास एवं स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार पर का कार्य किया। अब देखेंगे भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान सभा में आवंटित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई है और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से और 93 सीटें जो थी ये 23 रियासतों की को आवंटित की जानी थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्युतानंद सिन्हा जो थे, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया।
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब देखेंगे हम लोग संविधान के स्रोत। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि का शासन आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका से देखें तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, ये सभी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कनाडा से देखते हैं तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सभी लिया गया। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये सब लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है, ये लिया गया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य आदि। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि लिया गया। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। अब संविधान के महत्वपूर्ण भाग देख लीजिए और किस किस अनुच्छेद के अंदर है ये। तो भाग 1 जो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच है। भाग 2 है नागरिकता, तो ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। और भाग 3 है मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 क मूल कर्तव्य है और ये 51 क में है, अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 जो है संघ सरकार से संबंधित उपबंध है और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध है, जो अनुच्छेद कितने के बीच है? 152 से 237 के बीच। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 है पंचायतें, तो ये अनुच्छेद 243 से 243 9 तक है। और भाग 9 क देखें तो ये नगरपालिका है और ये अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक है। भाग 9 ख सहकारी समितियां हैं और ये 243 ZH से 243 ZT तक है। भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध, ठीक है, भाग 11 में है। तो ये अनुच्छेद है 245 से 263 तक। भाग 15 में है निर्वाचन, ये अनुच्छेद है 224 से 324 से, तो ये अनुच्छेद है निर्वाचन जो है 324 से 329 क तक है। भाग 17 जो है राज्यसभा है और इसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 18 जो है आपात उपबंध से संबंधित है और इसका अनुच्छेद है 352 से 360 तक। भाग 20 है संविधान का संशोधन, तो ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण भाग दिया हुआ है और उसके साथ अनुच्छेद किसके तहत। अब हम देखते हैं अनुसूचियां और उसके विषय। तो पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित जो पहली अनुसूची है वो राज्य व संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा अन्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में इसमें उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं केंद्र एवं राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। नवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध हैं। अब हम लोग देखेंगे संविधान की प्रस्तावना। तो हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन में 1976 में संशोधित किया गया है। अब देखेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई है। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। श्री रामालू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं इनके अध्यक्ष होते हैं। तो 5 क्षेत्रीय परिषद देख लीजिए और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। पहला है इसमें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसमें कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। उसी तरह दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद देखिए तो इसमें चेन्नई इसका मुख्यालय है और इसमें राज्य देख लेते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में इसका मुख्यालय है और इसमें शामिल हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसमें शामिल है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद में प्रयागराज इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल है। नोट देख लीजिए, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। तो ये पूर्वोत्तर परिषद में आते हैं। अब देखेंगे भारत में नए राज्यों का जो गठन हुआ था उनके वर्ष। तो आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। गुजरात महाराष्ट्र का 1 मई 1960 में, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 में, सिक्किम में 16 मई 1975 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में 20 फरवरी 1987 में, गोवा का हुआ है 30 मई 1987 को, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना का 2 जून 2014 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया था, ये तो आपको पता ही, हटा दिया गया और 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया है, जो 21
31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया है और इसकी राजधानी कहाँ बना दी गई है? दमन में। अब नागरिकता देखेंगे। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का विवरण किया गया है और इसमें भारतीय संविधान नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्रदान किया गया है। इसमें मौलिक अधिकार सबसे पहले देखते हैं इसमें। अब ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है और इन्हें भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के जो मूल अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 में देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। तो राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म तथा स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अधिकार अवसर दिया गया है। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार अब आ गया, 19 से 22 के बीच है स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अनुच्छेद 19 क्या है? वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वर्तमान में अनुच्छेद 19 क 1 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। कौन है? देख लीजिए। 19(1) क ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1) ख में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1) ग में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19(1) ख में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) अंग में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) छ जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 देखिए, तो ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि जो उस समय लागू हो का अतिक्रमण करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत था। अब अनुच्छेद 21 देखेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का क्या है? शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा
6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दिया गया है। तो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाएगा और उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या है, उसे अपने विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने तथा बचाव करने का अधिकार होगा। तो ये था। अब हम लोग तीसरा देखेंगे, मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है, 23-24 में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध किया गया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 4 है, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के कारण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 5वां देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट, निर्देश या आदेश जारी की गई है, करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो सबसे पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश और फिर प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण और फिर अधिकार परीक्षा। ये 5 शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकार 2021 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है तो इस समय मौलिक अधिकार 2021 को छोड़कर और सभी जो मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानव उचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है।
अनुच्छेद 46 के तहत देखें तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है। अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 देखें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब हम लोग मौलिक कर्तव्य देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 4 क भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में किया गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची देख लेते हैं। ठीक है, तो 51 क में मूल कर्तव्य दिया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क में क्या है, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। ग में क्या है, भारत की स्वतंत्र संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। च है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ज के अंतर्गत वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये सब था मौलिक कर्तव्य। नोट में देखिए, मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य यहाँ जोड़ा गया था। अब हम लोग संघीय कार्यपालिका देखेंगे। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। इसमें देख लीजिए राष्ट्रपति के बारे में। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है।
ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे योग्यताएं राष्ट्रपति की। तो अनुच्छेद 58 के तहत इस राष्ट्रपति की योग्यताओं का विवरण है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो ये और चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये योग्यताएं हैं राष्ट्रपति की। और निर्वाचन देखते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा और राज्यों तथा यथास्थिति संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि निर्वाचित या मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचित सदस्य, इसमें याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। पद देखें तो पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि जो है 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। शपथ देखते हैं। अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले ये प्रथम राष्ट्रपति थे। अब देखेंगे भारत के राष्ट्रपति और उनका कार्यकाल दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तीसरे में जाकिर हुसैन आएंगे, ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। फखरुद्दीन अली अहमद देखें तो ये 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। आर वेंकटरमन देखें तो ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। के आर नारायणन जो है 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद ये 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक अभी हैं। ठीक है। बीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। तो 2 बार मतगणना बीवी गिरी के समय में हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां देखते हैं तो विधायी शक्तियां में संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने, लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद
तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये सभी इनको प्राप्त है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है और ऐसा ये अनुच्छेद 80 के अनुसार करते हैं। अध्यादेश की शक्ति देख लीजिए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ठीक है। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात घोषित करने के अधिकार हैं। राष्ट्रीय आपात पहला है इसमें, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यक्ष के संकट की स्थिति में इसको लागू किया जा सकता है, लेकिन अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा हुई थी दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुआ था। परामर्श की शक्ति देखते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य वो नहीं है। उपराष्ट्रपति अब देखते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। निर्वाचन कैसे होता है तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है। और भारत के उपराष्ट्रपति देख लीजिए। तो भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल इनका 1952 से 57 था और ये 1957 से 62 तक फिर 2 बार रहे थे ये। तो 1952 से 62 तक इनका कार्यकाल था, 2 बार रहे थे तो 5-5 वर्ष के अंतराल में रहा। दूसरे जाकिर हुसैन है भारत उपराष्ट्रपति, तो ये 1962 से 67 के बीच रहे। बीवी गिरी 1967 से 1969 तक रहे। गोपाल स्वरूप पाठक जो है 1969 से 1974 के बीच। बीडी जत्ती जो है 1974 से 1989 के बीच। ठीक है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला 1989 से 1984 के बीच। आर वेंकटरमन 1984 से 1987 के बीच। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 के बीच। के आर नारायणन जो है 1992 से 1997 के बीच। कृष्णकांत 1997 से 2002 के बीच। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक। हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। और इनका भी 2 कार्यकाल रहा, 2007 से 12 एक कार्यकाल और 12 से 17 दूसरा कार्यकाल। वेंकैया नायडू ये 11 अगस्त 2017 से अभी तक हैं। अब उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देख लीजिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। पद अवधि क्या है? अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पद अवधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है।
नोट में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद देखते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। क्रमानुसार दिया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक था। फिर गुलजारी लाल नंदा होते हैं, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहेंगे। फिर लाल बहादुर शास्त्री, ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहेंगे। गुलजारी लाल नंदा, ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक थे और ये कार्यवाहक के रूप में थे। फिर आती हैं इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। मोरारजी देसाई इसके बाद आते हैं 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 तक। चरण सिंह उसके बाद आएंगे। चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी फिर आएंगी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। राजीव गांधी फिर आएंगे। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। विश्वनाथ प्रताप सिंह फिर 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे। इंद्र कुमार गुजराल जो है 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक रहे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। नरेंद्र मोदी को तो 26 मई 2014 से अब तक हैं। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। कौन कौन है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये सभी प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब देखते हैं संसद। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 89 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब कानून नहीं बनता तब तक जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। तो सबसे पहले इसमें राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद ये 80(1) के तहत है। अब देखेंगे राज्यसभा के सदस्य संख्या किस राज्य में कितनी है। तो
आंध्र प्रदेश में सदस्य संख्या 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 11 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, झारखंड में 6 है, केरल में 9 है और महाराष्ट्र में 19 है। बिहार में देखें तो 16 है, गोवा में 1 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, कर्नाटक में 12 है, मध्य प्रदेश में 11 है और मणिपुर में 1 है। मेघालय में देखें तो मेघालय में 1 है, नागालैंड में भी 1 है, उड़ीसा में 10 है, पंजाब में 7 है, सिक्किम में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तराखंड में 3 है और तेलंगाना में 7 है। दिल्ली में देखें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 है, पुडुचेरी में 1 है, राजस्थान में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, उत्तर प्रदेश में 31 है, पश्चिम बंगाल में 16 है। तो ये राज्यसभा की सीटों की संख्या थी। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये अनुच्छेद 83(1) के तहत। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ: अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। अब लोकसभा देखते हैं तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और इसकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 530 + 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है और इसमें से 524 जो है राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं लोकसभा सदस्य संख्या और राज्य। आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 14 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2 है, हरियाणा में 10 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, कर्नाटक में 28 है, महाराष्ट्र में 48 है और मध्य प्रदेश में 29 है। अरुणाचल प्रदेश में 2 है, बिहार में 40 है, गुजरात में 26 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 14 है, केरल में 20 है, मेघालय में 2 है, मणिपुर में 2 है और मिजोरम में 1 है। नागालैंड में देखें तो 1 है, पंजाब में 13 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 है, उत्तर प्रदेश में 80 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, लद्दाख में 1 है, उड़ीसा में 21 है, राजस्थान में 25 है और तेलंगाना में 17 है, त्रिपुरा में 2 है, उत्तराखंड में 5 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 है, दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव को जोड़ के 2 है और पुडुचेरी 1 है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का समानतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित है। लोकसभा और उपाध्यक्ष के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। अध्यक्ष लोकसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अन्य तथ्य देख लीजिए। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ये अनुच्छेद 118 4 के अनुसार ऐसा है। प्रथम लोकसभा
अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे तथा उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम आयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष देखे तो ये मीरा कुमार थी। नवगठित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने, नए सदनों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष पद के निर्वाचन का संचालन करने के लिए और अस्थायी पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। नोट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र देखे तो लद्दाख है और सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली में है। अब हम लोग संसद की वित्तीय समितियां देखेंगे। पहला इसमें लोक लेखा समिति। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति देखते हैं अब। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है जो लोकसभा से लिए जाते हैं, तो इसमें केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के देखते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो इसमें 22 सदस्य में से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अब देखेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियां। शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है वो शून्यकाल होता है। विनियोग विधेयक क्या है? इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित है वो वित्त विधेयक कहलाता है। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लेखित विषयों से संबंधित जो विधेयक हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अब आगे देखते हैं उच्चतम न्यायालय। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख मिलता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। गठन देखिए तो अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है। तो यह 2019 के संशोधन के अनुसार न्यायाधीशों की जो संख्या है 33 कर दी गई है। ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में देखें तो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पदावधि देखें। पदावधि देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु जो अधिकतम आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। पद मुक्ति देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता देखते हैं तो इसमें है पहला, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के जो मध्य उत्पन्न विवादों में भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न होता है वो, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न होता है। ये सब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में थे। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में उच्चतम न्यायालय
देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार देखते हैं तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है और इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अब उच्च न्यायालय देखते हैं। उच्च न्यायालय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लेखित है। उच्च न्यायालय स्थापना, अब सभी उच्च न्यायालय का नाम दिया हुआ है और उसका अधिकारिता क्षेत्र और मुख्य पीठ दिया हुआ है। देख लेते हैं इसको। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी और अधिकारिता क्षेत्र है इसका उत्तर प्रदेश। मुख्य पीठ है प्रयागराज में और खंड पीठ इसका लखनऊ में है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ये 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ है और इसका अधिकारिता क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश है और अमरावती इसका मुख्य पीठ है। बॉम्बे देखे, बॉम्बे उच्च न्यायालय तो ये 1862 में हुआ है स्थापना। अधिकारिता क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव। बॉम्बे इसका खंड पीठ है। बॉम्बे जो है मुख्य पीठ है और खंड पीठ हो गया नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है इसका खंडपीठ। उसी तरह देखते हैं अब कलकत्ता का, तो कलकत्ता का 1862 में स्थापना हुआ है और इसका जो अधिकारिता क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में है। कोलकाता इसका मुख्य पीठ है और सर्किट देखे, सर्किट बेंच इसका पोर्ट ब्लेयर में है। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापना, छत्तीसगढ़ इसका अधिकारिता क्षेत्र है और बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है। दिल्ली का हो जाएगा 1966 में, दिल्ली इसका है अधिकारिता क्षेत्र और दिल्ली ही इसका मुख्य पीठ है। गुवाहाटी देखें तो 1948 में स्थापित किया गया है इसको। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इसके अधिकारिता क्षेत्र में है। गुवाहाटी इसका मुख्य पीठ है। खंड पीठ है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में। गुजरात में देखें तो गुजरात 1960 में गुजरात ही अधिकार क्षेत्र में है और अहमदाबाद इसका मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश इसका है और मुख्य पीठ शिमला में है। जम्मू कश्मीर 1928 में स्थापित हुआ था और इसका अधिकारिता क्षेत्र है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। श्रीनगर और जम्मू इसका मुख्य पीठ है। झारखंड का 2000 में और झारखंड इसका अधिकारिता क्षेत्र है और रांची जो है मुख्य पीठ है। कर्नाटक 1884 में स्थापित हुआ था और ये अधिकारिता क्षेत्र कर्नाटक है। बंगलुरु इसका मुख्य पीठ है। खंड पीठ इसका धारवाड़ गुलबर्गा में है। केरल 1956 में स्थापित हुआ था। अधिकारिता क्षेत्र केरल एवं लक्षद्वीप में है। एर्नाकुलम जो है इसका मुख्य पीठ है। मध्य प्रदेश 1956 में स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश अधिकारिता क्षेत्र है और जबलपुर इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। मद्रास का 1862 में हुआ था और तमिलनाडु एवं पुडुचेरी है इसका अधिकारिता क्षेत्र। चेन्नई इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ मदुरई है। उड़ीसा देखते हैं। उड़ीसा 1948 में स्थापित हुआ था। उड़ीसा अधिकारिता क्षेत्र है। कटक इसका मुख्य पीठ है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। बिहार इसका अधिकारिता क्षेत्र है और पटना जो है मुख्य पीठ है। पंजाब एवं हरियाणा में देखें 1966 में और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसके अंतर्गत आता है और चंडीगढ़ इसका मुख्यालय है। राजस्थान 1949 में राजस्थान अधिकार क्षेत्र में आता है और जोधपुर इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ जयपुर में है। सिक्किम 1975 में सिक्किम ही है और गंगटोक इसका मुख्य पीठ है। उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड अधिकारिता क्षेत्र में आता है और नैनीताल इसका मुख्य पीठ है। मेघालय 2013 में मेघालय ही है इसका और ये शिलोंग
में इसका मुख्य पीठ है। मणिपुर का 2013 में, मार्च 2013 में ये मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा इनका गठन हुआ है। और मणिपुर का जो अधिकारिता क्षेत्र मणिपुर है, इम्फाल इसका मुख्य खंडपीठ है। मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है इसका। तो त्रिपुरा देखते हैं, त्रिपुरा में ही है और अगरतला इसका मुख्य पीठ है। और तेलंगाना का हुआ है 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना इसका अधिकारिता क्षेत्र, हैदराबाद जो है मुख्य पीठ है। अब आगे देखते हैं उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की बात करते हैं तो अधिकतम आयु इनकी सीमा जो होती है 62 वर्ष होती है। इससे पहले वे राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान 25 उच्च न्यायालय हैं। 1862 में सर्वप्रथम कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ तो अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है जो राष्ट्रपति स्वयं समय समय पर निर्देशित करे या इनको सौंपे। 76 वन के अनुसार उच्चतम न्यायालय क्या न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका कार्यकाल देखें तो 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं। अब देखते हैं भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधि संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है। अब देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राज्य कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। राज्यपाल के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के तहत है। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नियुक्ति एवं पदावधि देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 एक के अनुसार राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य। तो सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां देखते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं। विधायी शक्तियां देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधित, विघटित, सत्रावसान कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब मुख्यमंत्री देखते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य विधायिका देखते हैं। राज्य विधायिका का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन विधानसभा अथवा 2 सदन जहां होता है विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। राज्य कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 58 विधान परिषद सदस्य संख्या है। उत्तर प्रदेश 100 है यहाँ पे। कर्नाटक 75, तेलंगाना 40, बिहार 75 और महाराष्ट्र 78 है। तो यहाँ पे है तो 6 है विधान परिषद। सबसे पहले विधान परिषद के बारे में ही देखेंगे। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए तो उसका विघटन या संगठन कर सकती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है परंतु इसका उत्सादन समाप्त इसको किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष वो 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब देखते हैं विधानसभा। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल जो है विधानसभा को 5 वर्ष पहले भी भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट में देख लीजिए, अपवाद स्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है। अब देखते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। सबसे पहले है राष्ट्रीय प्रतीक। सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान
जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इसको गाने का समय जो है 52 सेकेंड है निर्धारित है, जबकि संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकेंड में गाया जा सकता है। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण दास। राष्ट्रगीत देखते हैं। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया है और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला सैनी थे। राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस एवं शौर्य का प्रतीक है। सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात देखें तो यह 2:3 है। राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है, जो कि समान वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। मोर मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस ये मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन सूस को मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से अ तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज से संबंधित समितियां देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, GVK राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगन समिति 1988 में। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अब नगर पालिका देखते हैं। नगर पालिकाएं में क्या है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 क के अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। यह लोक सेवा आयोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा होता है। अब देखेंगे निर्वाचन आयोग। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी जो होती है निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो पहले पूरा हो वो होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। इनको देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय दल, तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। भारतीय जनता पार्टी BJP कमल का फूल। बहुजन समाज पार्टी BSP ये हाथी असम को छोड़कर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI हंसिया और बाली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM ये हंसिया, हथौड़ा और तारा इनका चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP ये इनका घड़ी है चुनाव चिन्ह। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है इसका है जोड़ा फूल। नेशनल पीपुल्स पार्टी 8वां बना है जो NPP इसका पुस्तक है और ये 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा इसे मान्यता दी गई है। अब हम लोग प्रमुख संशोधन देख लेंगे। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 36वां संशोधन अधिनियम 1975, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए और भाग 4 क के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए इसमें बाध्य किया गया। तो ये 42वां था। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार दिया गया। तो ये सभी संविधान संशोधन के तहत किया गया और इसी के तहत राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये सभी 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, नागरिकों के मतदान करने की जो न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब ये 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ है। इसमें संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया तथा इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, इसमें संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 में संविधान में भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 91वां देखें तो इसके द्वारा ये 2003 में हुआ है। इसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
97 देखते हैं। 97 संविधान संशोधन 2011 में हुआ है। सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। 101वां 2016 में हुआ है। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया। 103वें संविधान संशोधन 2019 में हुआ है और इसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था की गई। 104वां संशोधन 2019 में ये लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि की गई तथा लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन कर दिया गया। तो इस तरह ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया ये घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान से। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।